हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का स्टडी लूप में। तो आज जो है हम क्लास 11th का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इसका पार्ट 1 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है। आपको अपने देश के बारे में ही बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस चैप्टर से। पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से बिल्कुल ब्रीफली डिटेल्ड हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को अब शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, और ख़त्म होने के बाद अगर बहुत अच्छी लगे वीडियो तो शेयर कर देना अपने दोस्तों में थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भाई लोग, हमारा चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ अब शुरू करते हैं हम। तो शुरू करने से पहले तो यार एक बेसिक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमें जान लेना ज़रूरी है चैप्टर शुरू करने से पहले, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है फंडामेंटल लॉज के बारे में कंट्री के, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बुक अबाउट फंडामेंटल लॉज ऑफ कंट्री। अभी के लिए यही डेफिनेशन तुम समझो। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, तुम कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब से, इसके फंक्शन से, इसके इंपॉर्टेंस से या इसके फीचर्स से और ज़्यादा रूबरू होते जाओगे, और ब्रीफली, ठीक है। इसके अलावा हज़ारों क्वेश्चंस आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिमाग में, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या एक्चुअल में, कॉन्स्टिट्यूशन से सोसाइटी को क्या फ़ायदा है, सोसाइटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी क्यों है, और न जाने ऐसे कितने क्वेश्चंस जो हैं आपके दिमाग में आते हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चन से हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही क्यों, क्यों बात करें हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो करते हैं ट्राई। तो सबसे पहले तो कुछ सिचुएशंस को इमेजिन करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए एक सिचुएशन इमेजिन करो कि तुम एक ग्रुप का, ठीक है, एक ग्रुप का हिस्सा हो। एक बहुत बड़ा सा ग्रुप है, तुम उसका हिस्सा हो, उसके एक मेंबर हो तुम। साथ ही साथ ये जो ग्रुप है तुम्हारा, ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। मतलब कि अलग अलग रिलीजन के लोग हैं इसके अंदर, अलग अलग प्रोफेशंस के लोग हैं इसके अंदर, ठीक है। और जितने भी लोग हैं सबकी अपनी अलग अलग एबिलिटीज़ हैं, सबकी अलग हॉबीज़ कह लो आप, वो भी सबकी अलग ही होंगी इस ग्रुप के अंदर। और हर चीज़ इनके अंदर अलग है, इनका हर चीज़ का टेस्ट अलग है। बुक्स हो या फिल्म्स हो, मूवीज़ हो, हर चीज़ में इन लोगों का टेस्ट बिल्कुल ही अलग है। कुछ लोग इस ग्रुप के अंदर जो हैं अमीर हैं, कुछ थोड़े गरीब हैं, कुछ जवान हैं बिल्कुल ही, और कुछ थोड़े से ओल्ड एज्ड हैं। अब जब इस ग्रुप में इतनी डाइवर्सिटी है, तो इस डाइवर्सिटी के कारण ग्रुप के अंदर डिस्प्यूट्स होना भी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। डिस्प्यूट्स लाइफ के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं उन पे रिलेटेड। एग्जांपल ले लो यार, कि जैसे क्वेश्चन है, हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन ओन। एक इंडिविजुअल के पास कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसके रिलेटेड। क्या हर बच्चे के लिए स्कूल जाना कंपलसरी होना चाहिए, इस सवाल के ऊपर भी इनके अंदर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। और ऐसे हज़ारों सवाल मिल जाएंगे जिनके ऊपर इस ग्रुप के अंदर डिस्प्यूट्स आएंगे, और हर सवाल के लिए एक नया आंसर आपको मिल जाएगा। जितने लोग उतने ज़्यादा जवाब आपको मिल जाएंगे हर सवाल के लिए। इतने सारे डिस्प्यूट्स के बावजूद भी इन लोगों को साथ में रहना है। ये लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ये लोग अकेले नहीं रह सकते, इनको एक दूसरे कोऑपरेशन की ज़रूरत है। और यार ये ग्रुप और कोई नहीं, हमारी खुद की सोसाइटी है, हम जी रहे हैं इसके अंदर। और कोऑपरेशन होना बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के बीच में ज़रूरी है सोसाइटी के अंदर। तो ऐसी क्या चीज़ है जो इस ग्रुप को, मतलब या हमारी सोसाइटी को, शांति से एक साथ एकजुट होकर रहने में हेल्प करेगी। सोचो सोचो, क्या हो सकता है ऐसा। ऐसा और कुछ नहीं है, हमें चाहिए कुछ बेसिक रूल्स जो सबके लिए सेम हो। ऐसे रूल्स जिनको सब मानते भी हों, लेकिन सिर्फ रूल्स ही क्यों, यही एक सॉल्यूशन क्यों दिया मैंने, सोचो। अब देखो यार, अगर रूल्स नहीं होंगे ना, तो हर इंडिविजुअल जो है वो इनसिक्योर फील करेगा, ठीक है। एक गरीब आदमी है, वो अपने आप को छोटा ही समझेगा क्योंकि रूल्स नहीं है। और रूल्स जो हैं वो इन्फोर्सेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ रूल बना देना काफ़ी नहीं है। इन्फोर्सेबल से मेरा मतलब ये है कि एक एश्योरेंस मिल जाएगी ना यार लोगों को, कि हर कोई उस रूल को फॉलो करेगा ही करेगा। अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर कोई उस रूल को फॉलो करेगा। ये एश्योरेंस मिल जाएगी हर किसी को। तो भाई लोग, अगर ये सिचुएशन तुम्हें समझ आ गई, तो यहीं से बस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन जो है वो निकल आता है। पहला फंक्शन यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स बेसिक सेट्स ऑफ रूल दैट अलाउ मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर कोऑर्डिनेशन को
कायम रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ बेसिक रूल्स हमें प्रोवाइड करता है। ये इसका सबसे पहला फंक्शन है। समझ आ गया पहला फंक्शन? आसान था ना? तो जी अब तक जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा उससे ये समझ आ गई कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट को बनाया और उसको चलाया भी जाता है। ठीक है ना? लेकिन अभी भी एक सवाल पेंडिंग है। हम जो इतना रूल्स चला रहे हैं, किस तरह के रूल्स की ज़रूरत है इन सोसाइटी को, किस तरह के रूल्स होने चाहिए, और उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल, इन रूल्स को जो है बनाएगा कौन, इन्हें डिसाइड कौन करेगा? ऐसे रूल्स जिन पर हर कोई एग्री कर जाए। अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल देखो। एक बंदा है एक्स और दूसरा बंदा है एक वाई। अब तुम जो हो पर्टिकुलर आप सपोर्ट कर रहे हो एक्स को, आप कहते हो कि उसकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इसी को रूल करना चाहिए। दूसरे लोग कहते हैं कि वाई बेस्ट है, उसको रूल करना चाहिए। अब कन्फ्लिक्ट हो गया ना दोनों के बीच में। हम सही या गलत तो किसी को कह ही नहीं सकते, कुछ नहीं पता ना यार, जब तक कोई राज करने आएगा नहीं, लॉ बनाएगा नहीं, हम नहीं कह सकते कौन सही है कौन गलत है। तो कन्फ्लिक्ट हो गया। तो ये डिसाइड करने से पहले कि रूल्स होने क्या चाहिए, हमें ये डिसाइड कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रूल्स को बनाएगा कौन, ताकि लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो ही ना इस चीज़ को लेके। तो ये जो सवाल है कि रूल बनाएगा कौन, इसका जवाब जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। ये बता देता है कि बेसिक एलोकेशन जो है पावर की सोसाइटी के अंदर वो होगी क्या, उसको स्पेसिफाई कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन कि पावर किसके हाथ में रहेगी, किसके हाथ में नहीं रहेगी। और इसके भी अलग अलग तरीके हैं यार। देखो एग्जांपल ले लो, मोनार्की है, ठीक है, मोनार्कियल सोसाइटी है, समझते ही हो, तो उसके अंदर मोनार्की के हाथ में पावर होगी। डेमोक्रेसी की अगर हम बात कर लें तो उसके अंदर लोगों के बीच में हाथ में पावर होगी। हाथ में पावर से मतलब है कि लोग बनाएंगे, और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि घर में जाके तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के तुम बोलने नहीं वाले हो ना कि कौन सा लॉ चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। तो इंडिया का अगर एक एग्जांपल लें हम, तो इंडिया के अंदर जो है लॉ मेकिंग की जो पावर है, रूल्स बनाने की जो पावर है, वो पार्लियामेंट के हाथ में दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। तो ये एक फंक्शन जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म कर देता है। तो इसका सेकंड फंक्शन यहीं से निकल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन ए सोसाइटी। इट डिसाइड्स हाउ गवर्नमेंट वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, कि सोसाइटी के अंदर पावर किसके हाथ में रूल्स बनाने की, और सरकार किस तरह से बनाई जाएगी, और सरकार किस तरह से चलेगी, ये चीज़ भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई कर देता है। आई होप सेकंड फंक्शन भी कॉन्स्टिट्यूशन का तुम्हें समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब तूने पावर दे दी किसी एक बंदे के हाथ में लॉ बनाने की। पावर सबसे बड़ा नशा है। अब अगर ये इंसान इस पावर का मिसयूज़ कर ले, अब मिसयूज़ से मेरा क्या मतलब है, एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो उसने एक लॉ बना दिया कि तुम अपने धर्म को, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते हो, ऐसा एक लॉ पास कर दिया। या फिर एक ऐसा लॉ पास कर दिया जाए जिसके तहत तुम लोग गाने ही नहीं गा सकते हो। अब गाने गाना किसको पसंद नहीं होता, गाने नहीं गा सकते। मूवीज़ बैन कर दी जाए, ऐसा लॉ बना दिया जाए। हंसना तक बैन कर दिया जाए अगर इस लॉ की मदद से। या फिर एक लॉ बना दिया जाए कि सरकार किसी को भी बेवजह अरेस्ट कर सकती है। अब साफ पता चल रहा है कि निहायती बकवास लॉज हैं ये, बिल्कुल अनजस्ट लॉज हैं ये, लेकिन बनाए सरकार ने हैं, सरकार को पावर हमने दी है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम करेंगे क्या कि जब हमें पता है पावर भी हम देने वाले हैं, ठीक है, हमने एक मॉन्स्टर क्रिएट किया, लेकिन अब उसको ख़त्म करना है हमने, उस मॉन्स्टर को कैसे करेंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा फंक्शन यहाँ पे आता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस पावर को, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दी है, उसके ऊपर लगाम लगा के रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स लगा के रखता है सरकार की कुछ पावर्स के ऊपर, और ये लिमिट्स जो है वो फंडामेंटल होती है। मतलब कोई भी सरकार इस लिमिट को लांघ नहीं सकती है, इसे ट्रेसपास नहीं कर सकती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स लगाता कैसे? तो अलग अलग मोड्स होते हैं पावर के ऊपर लिमिट लगाने के। तो सारे तो नहीं समझा सकते हैं अभी, सारे समझाने बैठा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तुम फंडामेंटल राइट्स का एग्जांपल ले लो। सबको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अब इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के तहत हमें इक्वालिटी ग्रांट की जाती है, लिबर्टी दी जाती है, और हमें इसी फंडामेंटल राइट की मदद से फ्रीडम भी दी जाती है। और हर वो चीज़ जो हमारे जीवन के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है वो हमें फंडामेंटल राइट्स के द्वारा ग्रांट की जाती है, चाहे वो हेल्थ हो या एजुकेशन हो। और सरकार को ये चीज़ें हमें देनी ही पड़ती हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट है। सरकार अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकती है। और अगर गलती से सरकार वॉयलेट करती भी आपके फंडामेंटल राइट्स को, आपके पास ऑप्शन है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाके एक्शन ले सकते हो उस चीज़ के खिलाफ। तो मतलब सरकार की पावर को रोक लगा दी गई ना यहाँ पे। सरकार ने आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स छीने, आपने सरकार के खिलाफ एक्शन ले लिया, तो सरकार की पावर पे रोक लग गई ना एक तरह से। समझ आया थर्ड फंक्शन अब कॉन्स्टिट्यूशन का? आई होप समझ आ गया होगा। तो अब चौथे फंक्शन की तरफ चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जितनी भी पुरानी डेमोक्रेसीज़ हैं या पुराने देश हैं या पुराने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वर्ल्ड के, उन्होंने अपने आप को लिमिट कर रखा है सिर्फ डिसीजन मेकिंग
पावर्स तक, ठीक है, डिसीजन मेकिंग रिलेटेड पावर्स तक इन्होंने अपने आप को लिमिट कर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन और कोई काम नहीं करता है, सिर्फ डिसीजन रिलेटेड या पावर रिलेटेड ही फंक्शंस उसके हैं। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें या मॉडर्न डेमोक्रेसीज जितनी भी है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, एक स्पेशल फीचर है उनका एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी। अब एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी से मेरा मतलब क्या है, एग्जाम्पल समझो इंडियन सोसाइटी का, हमारी सोसाइटी के अंदर डीप रूटेड इनइक्वालिटी है, ये आप सब मानते हो, फैक्ट है ये। तो हमारी ऐसी सोसाइटी की एस्पिरेशन क्या होगी कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है उसे ख़त्म कर दिया जाए पूरी तरह से, ये हमारी एस्पिरेशन है। तो ये सरकार का जिम्मा है हमारी इस एस्पिरेशन को फुलफ़िल करना कि डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। इसके लिए सरकार अप्रोप्रिएट एक्शंस ले। सिर्फ ये नहीं, एजुकेशन हो भले, डिग्निटी हो आपकी सोशल या आपकी मटेरियल वेलबींग हो बेशक, इन सारी एस्पिरेशंस को आपके इनसाइड डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना सरकार का जिम्मा है। अगर ये समझ आ गया आपको तो मतलब चौथा फंक्शन भी समझ आ गया कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स गवर्नमेंट टू फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। आई होप समझ आ गया होगा चौथा फंक्शन। अब आगे बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में, तो फाइनली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अ कॉन्स्टिट्यूशन expresses the fundamental identity of people। वो कैसे कि जब आप लोग एग्री कर रहे हैं, ठीक है, जब इतने सारे लोग बेसिक नॉर्म्स और बेसिक प्रिंसिपल्स पे एग्री करते हैं तो इससे उनकी एक बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन जाती है। उससे मेरा मतलब ये है कि आप जिस मर्जी रिलीजन के हों, जिस मर्जी कास्ट के हों, इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका धर्म, आपकी कास्ट, आपका जेंडर कुछ मैटर नहीं करता। इन सबसे पहले आप इंडियन हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, वो सब बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आप इंडियन हो। और ये चीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें गारंटी करता है। तो बस इतना ही था इस चैप्टर के लिए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और मज़ा आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट कर देना। और अगर अच्छा लगा लेक्चर तो शेयर करना अपने दोस्तों में भी ज़रूर। धन्यवाद।